तो आज की क्लास में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी उस केस में लिख रहे हैं जब एक्सिस हमारा फिक्स्ड हो, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके इसके पर्पज़ है, अभी वो पता चल जाएगा। अच्छा, एग्जांपल के रूप में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसको। मान लो ये एक रिजिड बॉडी है जिसमें 3 ही पार्टिकल हैं, ऐसा मान लेते हैं। 3 पार्टिकल ओनली। कितने पार्टिकल है? 3। 3 पार्टिकल हैं जिनके मासेस हैं m1, ये है m2 और ये है m3। तीनों पार्टिकल के जो वेलोसिटीज हैं, अच्छा यहाँ पे ना हमने ऐसा मान लिया है कि ये यहाँ पे हमने पिन कर दिया है या हिंज कर दिया है। अब तक आप हिंज का मतलब समझते हो। जिस एक्सिस के अबाउट ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये रॉड है, एक रिजिड बॉडी, यहाँ पे हमने पिन कर दिया तो ये इस टाइप से मोशन कर सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला पार्टिकल है वो हिंज से r1 डिस्टेंस पर है, दूसरा वाला पार्टिकल हिंज से r2 डिस्टेंस पे है और तीसरा वाला पार्टिकल हिंज से r3 डिस्टेंस पे है, ऐसा हमने मान लिया। और जो रॉड है या जो रिजिड बॉडी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने एक चीज़ तो सीख लिया है कि ओमेगा किसी भी पॉइंट के लिए, मतलब अगर आपने एक रिजिड बॉडी लिया तो इस गिवन रिजिड बॉडी के लिए ओमेगा फिक्स्ड होता है। चाहे पहले पॉइंट की बात करूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पॉइंट्स हैं सबका ओमेगा एक ही वैल्यू होता है। मतलब स्पीड्स अलग अलग होते हैं लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। ये हमने पिछले क्लास में बात कर लिया है। अच्छा, इतना जानने के बाद ये बताओ कि ये जो पहला वाला पार्टिकल है, अगर मैं उसका वेलोसिटी कुछ v1 लिखूं तो क्या v1 की वैल्यू r1 इंटू ओमेगा होगी कि नहीं? विजिकल टू आर ओमेगा, कहाँ से? सर्कुलर मोशन से। ये जो दूसरा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी क्या लिखोगे? v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। सिमिलरली तीसरे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या लिखोगे? v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा। ओमेगा तो तीनों में कॉमन आएगा क्योंकि ओमेगा बॉडी के लिए गिवन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस पूरे सिस्टम में सिर्फ 3 ही पॉइंट मासेस होते, आप कहोगे सर रिजिड बॉडी है 3 ही पॉइंट मास कैसे होंगे? भाई, आपने ये तो पढ़ा है ना कि मासलेस रॉड। मान लो ये मासलेस रॉड है जिसके ऊपर हमने 3 पॉइंट मासेस अटैच कर दिए हैं, ऐसे मान लो, चलो ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी या सिस्टम बताओ, भाई काइनेटिक एनर्जी का जो सिस्टम का अभी छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉइंट पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो आप कहते हो सर हाफ m v स्क्वायर। सही बात है। अब मैं सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ। अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ तो आप तीनों का जोड़ दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ 3 मासेस, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे के सिस्टम इज इक्वल टू पहले का काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी और तीसरे का काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, पहला वाला पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दूसरा वाला पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ तीसरा वाला पार्टिकल। और अगर हमें स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या स्पीड हमें पता है? ये हमने लिख रखा है ना? ऐसे बताओ कि केवन क्या मैं हाफ m1 इंटू v1 इसका लिखूंगा, k2 क्या लिखूंगा? हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर।
प्लस k3 क्या लिखूंगा, हाफ m इंटू m3 इंटू v3 स्क्वायर। अब एक काम करो, v1 v2 v3 की वैल्यू रख दो, तो क्या बन जाएगा देखो, हाफ m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m3 इंटू r3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। बस हमने v1 v2 v3 के वैल्यूज रख दिए हैं। अब ऐसे में अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा देखो, हाफ को इधर कॉमन ले लेते हैं, m1 इंटू आर वन स्क्वायर। अच्छा देखो, ओमेगा तीनों में कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन लेना है, लेकिन थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं, पर्पस है हमारा कुछ यहाँ पे, m1 इंटू आर वन स्क्वायर प्लस m2 इंटू आर टू स्क्वायर प्लस m3 इंटू आर थ्री का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये m1 आर वन स्क्वायर, m2 आर टू स्क्वायर, m3 आर थ्री स्क्वायर, इसी को मैं एक नया नाम दे देता हूँ। इसी को मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं इसको कैपिटल आई से डिनोट करता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई किसके बराबर है, आई किसके बराबर है, बेसिकली आई है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, m1 आर वन स्क्वायर, m2 आर टू स्क्वायर प्लस m3 आर थ्री स्क्वायर, m3 इंटू आर थ्री स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, m3 आर थ्री स्क्वायर। अच्छा, हमें ये तो पता है कि ये जो लिखा हुआ है टोटल, ये कुछ कुछ हाफ एम वी स्क्वायर जैसा है। भाई हाफ दिख रहा है आपको, हाफ दिखा, यहाँ स्पीड भी दिखा, यहाँ एक और क्वांटिटी दिखी, है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली अगर मैं आपसे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, जैसे देखो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर टोटल एनर्जी थी, तीन मासेस होते तो हाफ सभी का मास, उनका अपना वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे रिस्पेक्टिव करके जोड़ देते। कुल मिला के जो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वो ये है, ये जो आई लिखा हुआ है ना, आई को ध्यान रखना, आई को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ नहीं, बस जो हमने ये m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर है ना, इसी को बस एक शॉर्ट फॉर्म में आई से डिनोट डिनोट कर दिया, जिसको एक नया नाम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप हमें ज़्यादा बेहतर ये बातें समझ में आएंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है। तो आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है समेशन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। भाई अगर चार मासेस होते तो m4 r4 स्क्वायर भी आता एडिशन में, 10 मासेस होते तो 10 टर्म आता, m1 r1 m2 r2 ऐसे करके। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दीज आर बेसिकली समेशन ऑफ mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। वैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये बड़े काम की है, और आप रिलेट कर सकते हो शायद। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास करता है, वही काम रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मास से ही है, लेकिन ये वो मास है जो रोटेशनल मोशन करने वाले किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काम में हम लोग लेते हैं। और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर दिख रहा है, मास स्केलर है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो स्केलर हो गया,
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे? इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहिए, देखो, मास केजी में और डिस्टेंस मीटर में, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये केजी इंटू मीटर स्क्वायर इसका ये यूनिट बन जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग लिख लेते हैं। एक तरीके का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं बेसिकली, मान के चलो ऐसे, तो लिखो, एक हेडिंग ही लिख लो, एक हेडिंग ही लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर इसको याद रखना, सबसे पहले इसको आपने कहाँ देखा था? काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े काम की चीज़ है, और अगले मान के चलो, अगर 1.5 घंटे की क्लास हो तो इसको कम से कम 2 से ढाई क्लास या 3 क्लास तक ये चलता रहता है। इतना लेंदी टॉपिक है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल इसे पूछे जाते हैं मेंस में, एडवांस में, टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, एज इट इज जैसे से मैं लिख रहा हूँ वैसे से आप लिख लो। देखो, पहला तो ये है, पहला तो ये है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, it is a property of, it is a property of rigid body by virtue of which, by virtue of which it opposes, it opposes change in, change in rotational motion, rotational। पता है, अगर 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 हमें मास डिफाइन करना होता ना, मास, तो हम यही कहते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes चेंज इन रोटेशनल मोशन, मतलब ओमेगा, ओमेगा के चेंज को अपोज करता है। इसको इसको हाईलाइट कर लेना। बस यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, मास का एक मीनिंग होता है इनर्शिया। स्टार्टिंग में जब भी हमने जहां भी मास लिखा होगा फर्स्ट टाइम एनएलएम में, तो हमने ये बोला था कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिलेट कर पा रहे हो, इनर्शिया इज मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ये भी एक तरीके का मास बनेगा जो रोटेशनल मोशन में काम आने वाला है। तो m इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी गिवन है, कोई पार्टिकल गिवन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका मास चाहिए और आर चाहिए। अब आर क्या चीज़ है इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड पॉइंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एम ओ आई। इसको आप चाहो तो शॉर्ट में एम ओ आई लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है वो तो आप देख पा रहे हो, डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, क्या मास पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल, मास पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन मास, बी पार्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों? जब भी जब जब हमने डिफाइन किया पहली बार
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो, यहाँ पे हमने बोला था कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और डिस्टेंसेस का मेजरमेंट हमने वहीं से किया है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही तो मेजरमेंट हमने लिया था R1 R2 R3 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आर आया ना, ये आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ज्यादा प्रिसाइजली अगर बोलूं तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी लिख देता हूं मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस मास एक्सिस ऑफ रोटेशन, सी पॉइंट लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या मैं बोलूं शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं ध्यान से यहीं पे लिख देता हूं मैं कि ये जो लिखा हुआ है ना आर, यहाँ पे ऐड करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, भूल मत जाना इसको। आर क्या है? आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम अलग अलग सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करेंगे। तो अगले दो तीन तीन से चार क्लास में, मे बी 3 क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, या डिस्क्रीट मास सिस्टम लिखो। अब डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप मासेस को काउंट कर सको, जिसमें आप मासेस को काउंट कर सको। 2 पार्टिकल रखे हैं, 3 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम। एक्चुअली रोटेशन चैप्टर की शुरुआत में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, आप इसके महत्व को धीरे धीरे समझ पाओगे। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे मैं आपको बोलूं कि एक एक ब्लॉक है, एक छोटा सा ब्लॉक है, इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, फोर्स हमने डिफाइन कर रखा है। अब बोला कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपका अगला ही क्वेश्चन होगा कि भाई इसका मास कितना है, पहले ये तो बताओ, है ना? बिना मास के मैं एक्सेलरेशन तो पूछ नहीं सकता आपसे। फोर्स दिया हुआ है, पूछ सकता हूँ क्या? नहीं। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में कुछ भी पूछने के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, फंडामेंटल हो तो उसके लिए। तो यही रीजन है कि अब हम अलग अलग सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करेंगे। और किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का आपको मास पता हो, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता नहीं चलता, उसको हमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले हमने डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात किया है। हमें ये तो पता चल गया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ये बेसिकली होता है समेशन ऑफ mr²। मतलब जितने भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल का m और उसका
आर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक ही करके कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सिंपलेस्ट एग्जांपल। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। और ये यहां से जिस डिस्टेंस पे रखा है दैट इज 1 मीटर या 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 1 kg। अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं ना, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछने के पहले मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट में पूछ रहा हूं, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? तो मैं ऐसे बोलूंगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 1 kg। सही में सवाल कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m, मास 1 kg अबाउट y एक्सिस। अब जैसे अबाउट y एक्सिस बोला ना, मेरे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन नोन हो गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बना? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज y एक्सिस। अब y एक्सिस से देखो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई y एक्सिस ही है, y एक्सिस ही है ना। यहां से क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर के बराबर। तो मास भी पता है और रेडियस भी पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m×r², क्योंकि एक ही मास है तो m×r²। अब मास कितना है 1 kg, इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2×2 = 4, तो 4 kg इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट आप देख सकते हो kg इंटू मीटर स्क्वायर एम केस में, ठीक है। ये तो सिंपलेस्ट था। अच्छा यही इसी इसी क्वेश्चन में मैं बी पार्ट अगर आपसे पूछूं, ये ए पार्ट था मान लो, अगर आपसे बी पार्ट पूछूं इसमें, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 kg मास अबाउट एक्स एक्सिस। अब जैसे मैंने एक्स एक्सिस बोला, आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अब उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है मास का। तो जरा बताओ, जो पार्टिकल जो पार्टिकल एक्स एक्सिस पर ही रखा गया हो, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या लिखोगे? 0। अरे पॉइंट पार्टिकल तो है ही, वाई और एक्स, यही एक्सिस अपना एक्स एक्सिस है और इसी एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है पार्टिकल, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना? 0। तो ऐसे केस में सबसे पहली बात, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बना अपना? एक्स एक्सिस। और डिस्टेंस कितना बना? आर। ये तो 0 बन गया। और जैसे ही 0 बना तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलूंगा? m×r²। मास भले ही 1 kg है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस 0 था इसलिए ओवरऑल आंसर 0 आ गया। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर सकते हो कि वही सेम मास 1 kg का सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा और आंसर आया 4 kg मीटर स्क्वायर। आंसर क्या है? 4 kg मीटर स्क्वायर।
सेम ही सिस्टम में जब मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तब आपका आंसर क्या है? जीरो। आप देख सकते हो कि सेम ही सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है अगर आपने एक्सिस को चेंज कर दिया तो एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मास के साथ साथ। बाकी की क्वेश्चन हम अगले वाले क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना है।